आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। देहरादून के रायपुर में बनने वाले विधानसभा और सचिवालय के लिए केंद्र सरकार ने 60 हेक्टेयर भूमि की मिली सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दी है और इसके लिए केंद्र ने मंजूरी के नियमों का सही ढंग से पालन न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि अब नए सिरे से मंजूरी के लिए आवेदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और धन के लिए आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अगर कहीं पर भी कोई भी कमी रही जिसकी वजह से एनओसी को रद्द किया गया है तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि देहरादून में जो विधानसभा है वह शहर के बीचों बीच में है और विधानसभा सत्र के दौरान स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में रायपुर क्षेत्र में विधानसभा और सचिवालय बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। देखिए, आप जानते हैं ये 2016 में जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने इस पे कवायद शुरू की थी और ये भी आपको जानकारी है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। मैं अध्यक्ष विधानसभा, मैंने भी थोड़ा एक प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से केंद्र से जो उनकी अनुमति थी उसको रोका गया है, अब हमारा ये प्रयास होगा कि जो आज हमारी विधानसभा है, मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि जिस जगह आज की तारीख में विधानसभा है वहाँ जब सत्र चलता है, आप देखिए कितनी दिक्कत वहाँ की स्थानीय जनता को होती है, या जो बाहर से यात्री, श्रद्धालु या पैसेंजर बाहर से आगंतुक आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो ठीक है, उस टाइम की जो रचना थी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे अलग से विधानसभा हो जाएगी तो लगभग आम आदमी को इससे परेशानी से बचत हो जाएगी। तो अब हम प्रयास करेंगे, नया प्रस्ताव फिर हम भेजेंगे और प्रयास भी करेंगे कि कम से कम जो हमें जगह भी आवंटित है, धन भी आवंटित है, तो उसमें यदि अनुमति मिल जाएगी तो हम उसमें फिर आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी उसकी तैयारी क्या है, मतलब क्या फॉल्ट क्या आया उसमें? ये कई पहलू होते हैं, कई मानक होते हैं जिसपे सहमति असहमति होती है, कार्यकाल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बाद हमारा प्रयास होगा कि हम इसको दोबारा से सही से फिर अपना आग्रह प्रस्तुत करें। पहले से निर्धारित है, मुझे ध्यान जहाँ तक आ रहा है उस टाइम 58 करोड़ या कितना था, मुझे एग्जैक्ट पूरा ध्यान नहीं, लेकिन ठीक ठाक है उसमें पैसा, पैसे की इसमें दिक्कत नहीं थी। समय अवधि समाप्त हुई है, अब जो नए सिरे से हमें इस पर अनुरोध करना पड़ेगा और सहमति के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल एक बार फिर समाप्त हो रहा है और सरकार द्वारा यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि यूसीसी के लिए गठित समिति 26 जनवरी तक यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप सकती है। वहीं पर यूसीसी को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर है और वहीं पर उसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है। भाजपा का मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। उन्होंने कहा कि चिंता इस बात की है कि संविधान में पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं उन पर इसका क्या असर होने वाला है। भाजपा इसका नैरेटिव कुछ और सेट कर रही है। वहीं पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि गोवा में पहले से ही यूसीसी है, कांग्रेस नहीं चाहती कि यूसीसी लागू हो। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सहयोगी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यूसीसी लागू करने को सरकार की नीयत साफ है और यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल पहले ही भी बढ़ाया गया है और एक बार फिर जरूरत पड़ी तो सरकार विशेषज्ञ समिति का समय बढ़ाने का काम करेगी। देखिए, मुझे सीएम धामी क्या कह रहे हैं उससे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सब्जेक्ट जो है सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं और इसमें अननेसेसरीली ये बात करें, इनका केवल और केवल मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट्स में, केंद्र के सब्जेक्ट्स में ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारी केवल एक चीज़ को लेकर चिंता है कि जो संविधान ने सुविधाएं और जो अधिकार दिए हैं हमारे पिछड़ी जातियों को,
अति पिछड़ी वर्ग को, थारू को, बुक्सा को, हमारे आदिवासियों को, उन पे इसका क्या असर होने वाला है। और वो जब तक पता नहीं चलता, यूसीसी पे हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। बीजेपी तो उसका नैरेटिव कुछ और सेट करे, लेकिन हकीकत यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी, थारू, बुक्सा, भोटिया, जनजातियों और हमारे आदिवासियों के अधिकारियों को किस तरीके से प्रभावित करेगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस देश के लिए होगा। वो इसको देखे और समझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोवा जैसा जो हमारा राज्य है उसमें पहले से ही यूसीसी है। आप देखिए वहाँ पे कई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे सिख हैं, सभी लोग वहाँ रहते हैं, पारसी हैं। लेकिन ऐसे ही यूसीसी जिस तरीके से कांग्रेस बात करती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये हो, वो चाहते नहीं है कि हिंदू लड़कियां जो करती हैं, जो कर सकती हैं, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले, मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़े, एजुकेशन ले, नौकरी करें, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी हो। शायद वो ये चाहते नहीं हैं। उनका एक सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने अंदर काबू करने का, इसीलिए वो यूसीसी का विरोध करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनके इनिशिएटिव से जो यूसीसी की हम बात करते हैं उसकी सराहना न केवल उत्तराखंड में होती है, जब हम पूरे देश भर में जाते हैं किसी भी प्रदेश में, तो मैं रिप्रेजेंट उत्तराखंड को करती हूँ, तो मुझे हर प्रदेश में लोग इसके लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी काम आपका प्रदेश करने जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए, सरकार की नीयत बहुत साफ है कि सरकार यहाँ पे समान आचार संहिता को लागू करना चाहती है, और उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट है उसका टाइम भी बढ़ाएगी। अगर उनको टाइम की आवश्यकता होगी, रिपोर्ट पूरी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से सरकार टाइम बढ़ाने का काम करेगी। आगामी 26 जनवरी के पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून पुलिस अधिक मुस्तैद हो गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि 26 जनवरी देश का सबसे बड़ा पर्व है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान और अन्य जगहों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर होटल, धर्मशालाओं इत्यादि में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून में कई केंद्रीय संस्था हैं और उन सभी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए इसमें सुरक्षा व्यवस्था से रहता है कि चूंकि यहाँ पर इतना बड़ा पर्व है देश का और सभी लोग जो है इसमें उल्लास से मनाते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण, चूंकि यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी है, उनकी सुरक्षा को लेकर जो वहाँ पर टाई अप करना, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि मसूरी और आसपास भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। तो देखते हुए हमारी लगातार जो है वेरिफिकेशन की ड्राइव, होटल और धर्मशाला की चेकिंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सभी हमने निर्देश कर दिए जिससे कि 26 जनवरी और ऐसे पर्व कोई घटना ना होने पाए। देहरादून उद्यान विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को नई खेती के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं पर मौसम में बदलाव के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उद्यान विभाग जनपद के किसानों को ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी प्रेरित कर रहा है। और इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में विभाग की ये पहल किसानों को विदेशी फ्रूट के अलावा आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों में होने वाली गंभीर बीमारियों से भी राहत दिलाएगा। वहीं पर उद्यान विभाग द्वारा देहरादून के चक्राता सहसपुर क्षेत्र में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और देहरादून के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ड्रैगन फ्रूट जो एक विदेशी फल है, इस फल की देहरादून में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 12,000 पौधे किसानों को दिए गए हैं, जो कि विकासनगर, कालसी और चक्राता में दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 100 किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर 42 हेक्टेयर जमीन पर ड्रैगन फ्रूट खेती की जा रही है। अभी देहरादून जिले की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को मोटिवेट किया और यहाँ पे फार्मर्स को ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। लगभग 12,000 पौधे हमारे द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और विकास नगर, कालसी और चक्राता ब्लॉक में, और लगभग 80 से 100 किसान इसमें बेनिफिट हुए हैं।
और लगभग 42 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन करवाया गया है। और किसानों का इसके प्रति बहुत ज्यादा रुझान सामने आया है। कुछ किसान थे, लगभग 5 से 7 ऐसे किसान हैं यहाँ पे जो पहले से ही इसकी खेती कर भी रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट है वो आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हो जाता है और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हो जाता है, हार्डी क्रॉप है और पानी की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट है इस क्रॉप के साथ। क्योंकि जो इसका फ्रूट है वो भी 100 रुपीज पर केजी का मार्केट में बिकता है, पर पीस मार्केट में बिकता है। तो एक बहुत अच्छी क्रॉप है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। एक तो बेनिफिट है, इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, रिच इन मल्टीविटामिन है, विटामिन ए है। और बेनिफिट इस तरीके से कि किसान इसकी नर्सरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका पौधा प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि एज अ कैक्टस टाइप का ही पौधा है। और उसके अलावा किसान अगर इससे प्रोडक्शन लेंगे तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वहीं पर सीपीआई, सीपीएम समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद थे। बैठक में आगामी राजनीति पर मंथन किया गया और वहीं पर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। करण मेहरा ने कहा कि भाजपा धार्मिक मुद्दों के सहारे जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटा रही है। देखिए, बीजेपी की बातों का हमको उत्तर नहीं दे रहा है। बीजेपी के पास केवल हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी ना तो सीमाओं की कमजोरी पे कुछ बात कर सकती है, बीजेपी ना तो गिरती हुई इकोनॉमी में कोई बात कर सकती है, बीजेपी महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों पर कोई बात नहीं कर सकती, बीजेपी किसानों की बुरी हालत पर कोई बात नहीं कर सकती, बीजेपी हमारे बेरोजगारों की जो संख्या उसके लगातार बढ़ने में कोई बात नहीं कर सकती। बीजेपी ने लगातार झूठ बोला, कभी स्मार्ट सिटी, कभी 15 लाख खाते, कभी काला धन लाएंगे। लगातार हर बार एक नया झूठ, हर बार एक नया नारा, हर बार एक नए मुद्दे को लेकर बीजेपी सामने लाती है। लेकिन कब तक झूठ की काठी में खिचड़ी पकेगी हम देखते हैं, और जनता समझदार है, समझेगी और समय पर जवाब देगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोकने पर कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में गांधी के हत्यारों और लोकतंत्र के हत्यारों का शासन है। अब भाजपा और आरएसएस तय करेगा कि किसे मंदिर जाना है और किसे नहीं। वहीं करण मेहरा ने इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर कई सवाल दागे और वहीं पर पालघर की घटना के साथ कांग्रेस की सरकार के समय घटी कई घटनाएं गिनाई। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस से बड़ा हत्यारा कोई नहीं है। साजिश है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने आज उस मंदिर में दर्शन के लिए परमिशन मांगी थी और परमिशन मिली थी। उसके बावजूद राहुल गांधी को बेइज्जत किया गया, उनके काफिले पे हमला किया गया और उनको मंदिर जाने से रोका जा रहा है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज इस देश में गांधी के हत्यारों का शासन है, इस देश में लोकतंत्र के हत्यारों का शासन है, जिन्होंने 10 साल में 9 से ज्यादा जनता की चुनी हुई सरकारें गिराई है। उनसे हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है और कभी यहाँ तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने इन सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या हमारी 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम
हमने उस बीड़े को उठाया तो और कुल 19,649 तालाब, ये एक टारगेट रखा है, इनको हम ठीक करेंगे। 11,000 के आसपास तालाब इसमें पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। बाकी तालाब ऐसे हैं कुछ सूख भी गए हैं, पानी वहां पहुंचा नहीं है। वर्षा का पानी 3 महीने 4 महीने के लिए तो आप पानी आता है, बाद में तालाब सूख जाते हैं। वहां आज भी पशुओं के पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बहुत बड़े काम को करने के लिए ये बीड़ा हमने उठाया और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। हरियाणा में सिंचाई के नाते से और पीने के पानी के नाते से एक अध्ययन के अनुसार अगर मैं इसको लीटर में बताता हूं तो 35 लाख करोड़ लीटर, 35 लाख करोड़ लीटर ये पानी हमको चाहिए। चाहे इसमें पीने के लिए है, स्नान करने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, खेती के लिए है, सिंचाई के लिए है, हमारे हर प्रकार का उद्योग में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो 35 लाख करोड़ पानी चाहिए। आज वही जो स्टडी है, वो जो अनुमान है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो उपलब्धता है कुल मिलाकर 20 लाख यानी 20 लाख करोड़ लीटर है। 35 चाहिए, 21 है, 14 लाख करोड़ पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। इस पानी की आपूर्ति आखिर तो वर्षा से होती है, पहाड़ों से होती है, जो नदियां चलती हैं उनमें से होती है। हमारे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो समझौता हुआ था पंजाब के साथ, एस्वाइल के माध्यम से हमको मिलना था, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, वो हमको मिल नहीं रहा है। अब वो अंतर्राज्यीय विवाद है, उस विवाद के हल के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कब वो हल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन अगर हल नहीं हो रहा अभी तो भी पानी का प्रबंधन ये सरकारों के जिम्मे होता है, उसको हम कर रहे हैं। और पानी के प्रबंधन के करने के बाद आवश्यक पानी हरियाणा के किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए हमने सफलता पाई है। 300 टेल ऐसी थी हरियाणा में जो हमारी राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, चाहे वो हिसार जिला, चाहे वो फतेहाबाद जिले का भी कुछ एरिया, और इसके साथ भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, इन सब जिलों का ऐसा बॉर्डर का एरिया जहां 300 टेल पर पानी कभी पहुंचता नहीं था, हमने कोशिश करके उन सब 300 टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने प्रबंधन किया है और प्रबंधन करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, हमने किए हैं। उसके अंदर जैसा मैंने पॉन्ड अथॉरिटी का तो विषय बताया ही बताया है, इसके साथ जो पानी को साफ करने की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो तालाब का पानी साफ करना है। उस पानी के तालाब को साफ करने के लिए एक अभी जो अपना सरोवर मैंने देखा है यहाँ इस गांव में, मैं पहले लाइब्रेरी देखने के लिए गया, जो नई लाइब्रेरी आपने बनाई है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी है। मैं उसके लिए अपने मंत्री जी हैं, अपने यहाँ की पंचायत है और यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने उसका सहयोग किया, उनको सबका बहुत अभिनंदन करता हूं कि अच्छी लाइब्रेरी आपने। एसएसपी ने बताया कि जांच में पाया गया है कि हमले के दौरान दोनों चौकी इंचार्जों ने मामले में जल्दी कार्रवाई नहीं की थी और ना ही आरोपी को पकड़ने गई टीम को ठीक तरीके से ब्रीफ किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम को पता था कि आरोपी अपने पिता की हत्या के साथ ही अपनी पत्नी के सर पर भी गोली मारकर यहां छिपा है, जिसके बावजूद पुलिस अलर्ट नहीं रही और साथ ही यहां पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी पुलिस टीम ने नहीं लिए थे। लापरवाही का स्तर इससे मानते हैं कि जिस तरह से हमारे कर्मी को इंजरी हुई है, एकदम प्राणघातक हमला किया गया, अगर पहले से इन्फॉर्मेशन ना होती तो एक हो सकता है कि घटना को मानते, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन थी इसमें कि जिस तरह से अपनी बीवी को अभियुक्त द्वारा गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं उसका वेपन की जानकारी थी कि उसका वेपन हो सकता है। साथ ही साथ जो हमें इनपुट सोनीपत से मिले थे कि उनके फादर भी गायब है, संदिग्ध परिस्थितियों में केस रजिस्टर्ड है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शातिर व्यक्ति हो सकता है और वेपन है, तो कोई भी घटना आदमी ऐसी कारित कर सकता है। चूंकि सारी जानकारी होने के बाद, ब्रीफिंग करने के बाद भी और वहां जाने के बाद लोकल पुलिस को अगर और सपोर्ट लेकर कुछ कॉर्डन ऑफ करते, कुछ और प्रिवेंशन करते, तो इस तरह की घटना शायद ना होती। लेकिन जिन परिस्थितियों में हुई है उसको देखते हुए भविष्य में भी सभी को निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ लापरवाही ये दिखती है कि जब आपको पता है कि सामने जो अभियुक्त है उसके पास वेपन हो सकता है, वो कोई हमला कर सकता है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत रखनी चाहिए थी और जो नहीं रखा गया। और साथ ही साथ जो जवाबी कार्रवाई होती है पुलिस की, अगर कोई घटना हुई है तो उसमें रिएक्शन टाइम जो पुलिस का था वो भी काफी स्लो पाया गया। इन सभी चीजों का परीक्षण करने के बाद ही इसमें 2 लोग को दंडित किया गया।
वाली विकासनगर के कुल्हाल चौकी क्षेत्र के ग्राम कुंजा ग्रांट में 22 जनवरी को श्री राम के झंडे का अपमान करने का मामला सामने आया है। हिंदू समुदाय की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 युवकों को गिरफ्तार कर दिया है। ये 3 युवक ग्राम कुंजा ग्रांट के रहने वाले हैं। थाना विकासनगर में सुनील कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें झंडे का अपमान किए जाने को लेकर तहरीर दी गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा 153A व 295A भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछले दिनों राजधानी देहरादून के रायपुर एवं राजपुर क्षेत्र में गुलदार ने एक 12 साल के किशोर पर हमला किया था। तब से लेकर अब तक रायपुर व राजपुर क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। इस मामले को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया है कि गुलदार के हमलों को लेकर पुलिस जनता को भी जागरूक कर रही है। इसके अलावा वन विभाग और समन्वय बनाकर पुलिस गुलदार को पकड़ने का काम कर रही है। वहीं पर कार्टर डालकर उसकी खोज भी लगातार जारी है। गुलदार वाले केस में भी हम लोग जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। बाकी पुलिस, बाकी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, प्रशासन हो गया, सबके साथ मिलके हम जागरूकता भी कर रहे हैं और उसमें कार्डन डाल के भी हम लोग उसकी खोज कर रहे हैं कि जितना नुकसान हुआ वो ठीक है और उस गुलदार के भी पकड़ा जाए और आने वाले टाइम में कोई पब्लिक के साथ भी कोई किसी तरह का नुकसान ना। विकासनगर के तिलक भवन में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रसाद मैथानी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर असम में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को मंदिर में जाने नहीं दिया गया था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। वहीं पर प्रीतम सिंह ने भी टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। लोकसभा का चुनाव अपने सुनिश्चित समय पर होगा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। जो भी प्रत्याशी होगा हम सब लोग उसको जिताने का काम करेंगे। टिहरी लोकसभा से आपका नाम चर्चाओं में सुन मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार आप प्रेरित कर यही प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जिसको भी पार्टी उनमें से टिकट देगी हम पूरी ताकत के साथ उसे लड़ाने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस कभी बाण नहीं चलाती। कांग्रेस जो है फूलों से बात करती है। बीजेपी का जो राम ये उनके दृष्टि से होगा। भगवान राम ने कभी भी किसी गलत बात को उजागर करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उसका सर्वनाश करने की बात। और जो आज इस देश में हो रहा है, मुख्य तौर से मैं कहना चाहता हूं कि कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी मंदिर में जा रहे थे आसाम, और वहां पर उनको जाने से रोक दिया गया। तो आखिर में बीजेपी वाले चाहते क्या हैं? क्या केवल जो धर्म है इन्हीं का यही ठेकेदार है? ये हिंदुस्तान केवल धर्म के नाम पे नहीं चल सकता। सर्वधर्म समानत्व, स्वदेश स्पर्श भावना, इस भावना को लेकर के कांग्रेस चलती है। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।